नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 के सफर में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पंजाब और गोवा में शनिवार के मतदान के लिए तैयारियां पूरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग सतर्क। आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो, मायावती का बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप, अमित शाह ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। मणिपुर चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी 60 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। मुख्यमंत्री इबोबी सिंह थाउबल से तो उप मुख्यमंत्री गईखनगम नुंगमा सीट से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद और बढ़ा पलायन, शिक्षा और रोजगार की तलाश में मैदानी इलाकों का रुख करने को मजबूर है युवा। और इस बुलेटिन की शुरुआत पंजाब से करेंगे। पंजाब में शनिवार को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसी भी आशंका को टालने के लिए प्रदेश में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पंजाब की सभी 117 सीटों पर एक ही दौर में शनिवार को मतदान होना है। पंजाब की सड़कों पर गश्त लगाते ये सुरक्षाकर्मी शनिवार को होने वाले मतदान की तैयारी में हैं। सीमावर्ती इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है, जबकि पुलिस के अलावा बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी सुरक्षा को पुख्ता करने में जुटी हुई हैं। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा का ज्यादा ख्याल रखा गया है। क्रिटिकल लोकेशन पे एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स एज पर नॉर्म जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उस हिसाब से लगाई है। और उसके अलावा जो हमारे 551 जो लोकेशन है पूरी की पूरी 100% लोकेशन पे हमने माइक्रो ऑब्जर्वर डिप्लॉय किए हैं, जो सेंट्रल आपके बैंक्स के स्टाफ से होते हैं, जिनका काम सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस को देखना है। पंजाब में इस बार 1,03,108 पुरुष, 93,75,546 महिलाएं, 415 किन्नर समेत कुल 1,98,79,069 मतदाता कुल मिलाकर 1,145 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। प्रदेश में इस बार 81 महिला और एक किन्नर उम्मीदवार भी मैदान में हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए वो हर मतदान केंद्र पर नजर टिकाए हुए हैं। वीडियोग्राफी भी करवा रहे हैं और 116 लोकेशंस पे हम वेबकास्टिंग करा रहे हैं, जो वेबकास्टिंग का सीधा लिंक सीईओ ऑफिस होगा और वो 116 पोलिंग स्टेशन को वहीं से देख पाएंगे चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से, और उसका लिंक डीओ ऑफिस में भी होगा। सभी 117 सीटों पर इस बार दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। सबसे ज्यादा 116 सीटों पर कांग्रेस, 112 पर आम आदमी पार्टी, 110 पर बीएसपी, 94 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल, 23 सीटों पर बीजेपी और सीपीआई और 304 निर्दलीय समेत 1,145 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में कुल 22,615 मतदान केंद्र हैं, जिनमें इतनी ही ईवीएम लगाई गई हैं। सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार सनौर सीट पर, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार खेमकरन और फतेहपुर साहिब पर मैदान में हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी सीट डेरा बस्ती है, जबकि सबसे छोटी भोलत। प्रदेश में 4 फरवरी को मतदान है, जबकि 11 मार्च को नतीजे आएंगे। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पंजाब में शनिवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम मशीनों को जांच के बाद मतदान केंद्रों पर भेजने का काम जारी है। शनिवार सुबह 7 बजे से प्रदेश की सभी 117 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। राज्यसभा टीवी संवाददाता अनु दीवान ने मतदान की तैयारियों का जायजा लिया। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को होने वाले मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त हम भटिंडा में हैं, जहां पे चुनावी अमले और ईवीएम मशीन को आखिरी मिनट पर चेक किया जा रहा है। इस बार ईवीएम मशीन की सबसे खास बात यह है कि ईवीएम मशीन पर चुनाव चिन्ह के साथ साथ उम्मीदवार का फोटो भी लगाया गया है, यानी कि अगर किसी वोटर को कोई कंफ्यूजन होता है तो वो उम्मीदवार का चेहरा देखकर उसको वोट डाल सकता है। पंजाब में इस बार 22,615 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि 5,000 संवेदनशील है, जिसमें खास तैयारियों में चुनाव आयोग ने वेबकास्टिंग की बात कही है और साथ ही साथ एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर भी तैनात किया जाएगा, जिसकी निगरानी के तहत पूरा वोटिंग किया जाएगा। 4 फरवरी को पंजाब की जनता अपना वोट डाल उम्मीदवार की किस्मत तय करेगी।
कैमरा पर्सन मनोज के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी भटिंडा। और अनु दीवान इस वक्त हमारे साथ भटिंडा से जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। अनु, तैयारियां तो पूरी हैं चुनाव आयोग की, लेकिन आपके अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे हैं वो? कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं चुनाव आयोग के सामने पंजाब को लेकर खास तौर पर? बिल्कुल दीपक, पंजाब हमेशा से ही बहुत क्रिटिकल रहा है। अब चाहे वो इस बार के चुनाव ही क्यों ना हो, काफी खास तैयारियां की गई हैं, पहले से ज्यादा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने बताया है कि 5000 जो पोलिंग बूथ है वो काफी क्रिटिकल है। इसके साथ साथ हर चप्पे पर, आप अगर पंजाब आए तो हर चप्पे पर पुलिस फिलहाल अभी तक चेकिंग कर रही है और जितनी भी गाड़ियां जा रही है उनकी पूरी तरह से जांच की जा रही है। कोई भी गाड़ी को हमने खुद देखा है कि हम पंजाब घूम रहे हैं, चाहे वो मीडिया की गाड़ी क्यों ना हो, वो पूरी तरह से चेक कर रहे हैं, तभी गाड़ी अंदर जाने दे रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने बताया है कि जितने भी क्रिटिकल पोलिंग बूथ है उसकी पूरी वेबकास्टिंग के थ्रू ही, वेबकास्टिंग के निगरानी के अंदर ही पूरी वोटिंग की जाएगी, जिसका सीधा लिंक सीओ ऑफिस चंडीगढ़ में होगा। और साथ ही साथ एक साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर भी होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर जिसे कहा जाता है, वो तैनात किया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स उन सारे क्रिटिकल जितने भी पोलिंग बूथ है उन पर बढ़ा दिए गए हैं और पूरी रात यहाँ पे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगी। साथ ही साथ पंजाब आप ये कह सकते हैं कि आज रात सोएगा नहीं, क्योंकि पुलिस की निगरानी हर चप्पे पर रहेगी। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनु दीवान इस तमाम जानकारी के लिए। आयकर विभाग ने 2013-14 और 2014-15 के दौरान आम आदमी को पार्टी को मिले चंदे में गड़बड़ी का दावा किया है। आयकर विभाग का कहना है कि 27 करोड़ की राशि ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ पाई गई है। नियम के मुताबिक हर पार्टी अपने चंदे का ऑडिट कराने के बाद चुनाव आयोग को सौंपती है। आयकर कानून 1961 के तहत विभाग ने आम आदमी पार्टी के चंदे पर सवाल उठाए हैं। और अब बात गोवा की। तो गोवा विधानसभा के लिए भी शनिवार को होने वाली वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश की 40 विधानसभा सीटों पर बने पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, जबकि सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम मशीन की छोटी से छोटी चूक मतदान प्रक्रिया पर भारी पड़ सकती है। चुनाव अधिकारी एक एक मशीन की जांच बारीकी से कर रहे हैं। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर बूथ पर वीवीपीएटी की सुविधा रहेगी। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों ने पोलिंग कर्मचारियों को विस्तार से ट्रेनिंग दी। आयोग ने हर पोलिंग बूथ पर पानी और दिव्यांगों की सुविधा के लिए रैंप जैसी बुनियादी चीजें मुहैया कराई हैं। आपको पता होगा कल शाम से 5 बजे से शराबबंदी पूरी लागू है और ये 4 तारीख की रात तक रहेगी और इस पे हमारी चेकिंग भी काफी ज्यादा चल रही है और हमारी पूरी टीमें अभी सड़कों पे कि गोवा में एक शिकायत आती है कि पैसे बांटने की या गुडीज बांटने की, जैसे फोन बांट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इस पे पूरी निगाह रखे हुए हैं। हमने अभी तक जो 210 इस्टेब्लिशमेंट है जिसपे निगाह कमर्शियल टैक्सी ने रखा है। गोवा में इस बार 5,64,142 महिलाओं और 5,46,742 पुरुषों समेत कुल 11,10,884 मतदाता हैं। महिला वोटर ज्यादा होने के बावजूद 251 उम्मीदवारों में से महज 19 महिला प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए वो हर मतदान केंद्र पर नजर टिकाए हुए है। जहां पे भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, जहां पे वल्नरेबल पॉकेट्स हैं, वहां पे हमारा पेट्रोलिंग पहले से ही चल रहा है और खासकर उसमें हमने केंद्रीय सुरक्षा बलों का विशेष हमने उनको वहां पे उतारा हुआ है। और इसके साथ ही साथ हमने 60 क्यूआरटी बनाई है जो केंद्रीय सुरक्षा बल उसको मैन करेंगे। ये जैसा लोगों का रहता है क्या कि ये रहे हैं तो उनका विश्वास ज्यादा रहता है केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ में। राज्य में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। पार्टी ने इस बार 40 में से 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीटों पर वो निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है। कांग्रेस 37 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य की 39 सीटों पर उसके प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। एनसीपी 16 पर और एमजीपी, जीएसएम, शिवसेना गठबंधन ने 26 उम्मीदवारों को उतारा है। चुनाव आयोग ने राज्य के 1,642 पोलिंग बूथों पर 200 रिजर्व मशीनों समेत कुल 1,842 ईवीएम मशीनें लगाई हैं। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो इस तरह से गोवा में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। ईवीएम मशीनों को जांच के बाद कर्मचारी मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गए हैं। शनिवार सुबह 7 बजे से प्रदेश की सभी 40 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने मतदान की तैयारियों का जायजा लिया। गोवा में 4 फरवरी को मतदान होना है और मतदान की प्रक्रिया को मुकम्मल करने का ये आखिरी दौर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो अधिकारी कर्मचारी ईवीएम मशीनों को लेकर जा रहे हैं। अपने अपने संबंधित मतदान केंद्रों तक ये ईवीएम मशीन पहुंचाई जाएगी। गोवा हालांकि बहुत ही शांतिप्रिय राज्य है, इसके बावजूद भी मतदान की प्रक्रिया के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न हो, किसी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और इसकी जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ साथ जो स्थानीय गोवा पुलिस है उनको सौंप दी गई है। कुल मिलाकर 40 सीटें हैं गोवा विधानसभा में, जिसको लेकर 250 से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, चुनाव मैदान में है। और कल जब ईवीएम मशीनों में जनता का वोट दर्ज होगा उसके बाद ये तय होगा कि इस बार गोवा की गद्दी पर कौन काबिज होता है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ प्रणव गोस्वामी, रायसभा टीवी, गोवा। और हमारे सहयोगी प्रणव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोवा से। प्रणव, जैसा कि आपने बताया और ये सब जानते हुए हैं कि गोवा शांतिपूर्ण एक राज्य है, बहुत ज्यादा चिंताएं नहीं रहती हैं यहाँ पर जागरूकता को लेकर, लेकिन सुरक्षा को लेकर इस बार किस तरह की चुनौती है चुनाव आयोग के सामने? सुरक्षा को लेकर जो है वो ज्यादा चुनौतियां नहीं है, लेकिन एहतियातन क्योंकि मतदान हो रहा है, सभी राजनीतिक दलों के नेता सक्रिय हैं और अपनी अपनी तरह से वो वोटर्स को रिझाने के लिए, उनको प्रलोभन देने के लिए अपनी तरफ से तमाम कोशिशें होती है। आचार संहिता के उल्लंघन के जो मामले बनते हैं इन पर नजर रखने के लिए जरूर चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा सख्ती बरती है। हर जगह जो सूक्ष्म जो पर्यवेक्षक हैं वो तैनात किए गए हैं। कैमरों के जरिए, वेबकास्टिंग के जरिए जो कंट्रोल रूम है वहां से पूरी जो मतदान प्रक्रिया है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसके अलावा जो क्रिटिकल हैं, कुछ ऐसे भी पोलिंग स्टेशन हैं जो कि जिनको संवेदनशील पोलिंग स्टेशन में सूचित किया गया है, उन पर खास तरह से नजर रखी जा रही है। और आपने देखा होगा किस तरह से पहले भी गोवा में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो कैश बांटने का या लिकर बांटने का वोटर्स में इस तरह की भी घटनाएं होती रही है। उन पर नजर रखने के लिए भी खास टीमें तैयार की गई है। और कुल मिलाकर तमाम तैयारियों के बाद ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकलें और वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इस तमाम जानकारी के लिए। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी धुआंधार प्रचार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 5 रैलियां की। पिलखुआ की रैली में उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन के बाद भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था और रोजगार पार्टी की प्राथमिकता पर होगा। भारत माता की। पिलखुआ की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश गंभीर अपराधों के मामले में देश का सबसे अव्वल राज्य है। उन्होंने दावा किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन है वहां सरकारें रोजगारी में 1 नंबर पर है, रोड में 1 नंबर पर है, बिजली देने में 1 नंबर पर है। सबसे ज्यादा खून कहां होते हैं तो यूपी में होते हैं। सबसे ज्यादा रेप कहां होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासन में राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है। उन्होंने अखिलेश यादव सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर हमला बोला और कहा कि सभी कामों में भ्रष्टाचार हुआ है। मोदी जी की सरकार देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की कीमत, लागत 1 किलोमीटर की 18 करोड़ रुपया है और अखिलेश जी ने 1 किलोमीटर की उनकी कीमत है, लागत है 31 करोड़ रुपया।
मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं कि भैया अखिलेश, ये 13 करोड़ कहां गया? अमित शाह ने अपना भाषण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ज्यादा केंद्रित रखा। बीएसपी उनके भाषण में निशाने पर नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार पूरे शबाब पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी रैलियों और रोड शो कर जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज आगरा शहर में रोड शो किया। आगरा शहर के दयालबाग से शुरू हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। करीब 5 किलोमीटर चले रोड शो के दौरान दोनों नेताओं ने गठबंधन को लेकर संदेश दिया कि युवा सोच ही उत्तर प्रदेश को आगे की राह दिखा सकती है। कांग्रेस पार्टी का काम, अखिलेश यादव जी का काम, मेरा काम उत्तर प्रदेश को एक साथ खड़े करने का काम है। हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को एक साथ करने का काम है और ये काम हम करके दिखाएंगे। इससे पहले आगरा के बाह में चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने नोटबंदी और अच्छे दिन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 500,000 रुपए बंद कर दिए, लोगों को लाइन में लगा दिया, कह दिया कि भ्रष्टाचार और काला धन आ जाएगा। पूरे देश का पैसा आपके पास है। कम से कम जो आपने वादा किया था अकाउंट में 15 लाख पहुंचाने का, हम कहते 15 लाख मत पहुंचाइए, केवल 15,000 ही गरीब के यहाँ पहुंचा दो, अकाउंट तो सबके धोखा दी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीते रविवार को लखनऊ में रोड शो और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी आगरा की 9 विधानसभा में से 6 बीएसपी, 2 बीजेपी और 1 समाजवादी के पास है। ऐसे में इस गठबंधन के सामने यहां अपनी पकड़ बनाने की चुनौती है। राहुल और अखिलेश के लगातार इस दूसरे रोड शो में जनता का समर्थन यहां सड़कों पर जरूर दिखा और दोनों नेताओं में वो केमिस्ट्री भी दिखी जिसकी शायद इस गठबंधन को सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि इस रोड शो में आई हुई भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होती है, इसका नतीजा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। आगरा में कैनन डी के पांडे के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सत्ताधारी समाजवादी पार्टी समेत सभी विरोधी पार्टियों पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास के मोर्चे पर लोगों से छलावा किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया है। एटा की जनसभा में बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के कामकाज को अति निराशाजनक करार दिया। मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर दादरी और मथुरा की घटनाओं पर उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही कलह पर चोट करते हुए मायावती ने कहा कि एसपी 2 गुटों में बंट गई है, लिहाजा बीएसपी ही एकमात्र विकल्प है। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक अब इसका शिवपाल यादव व उनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे, अर्थात इनको जरूर ये लोग सबक सिखाएंगे। उन्होंने मोदी सरकार के 3.25 साल के शासन को नाकाम बताया। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आत्मविश्वास हिल गया है। बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पेश करने की हिम्मत अभी तक भी नहीं जुटा पा रही है। कांग्रेस को भी उन्होंने निशाने पर लिया। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। मायावती ने दावा किया कि प्रदेश में बहुमत से बीएसपी की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर की 53 और 5वें दौर की 52 सीटों के लिए नामांकन का सिलसिला जारी है। चौथे दौर के लिए सोमवार तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकते हैं, तो वहीं 5वें दौर के लिए 9 फरवरी तक की तारीख मुकर्रर की गई है। चौथे दौर के लिए 7 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 9 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 23 फरवरी को चौथे दौर की सभी 53 सीटों पर मतदान होना है। वहीं दूसरी तरफ 11 फरवरी को 5वें दौर के नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 13 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 27 फरवरी को सभी 52 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि तीसरे दौर के लिए शनिवार को नाम वापसी का आखिरी की तारीख है, जबकि पहले 2 दौर के लिए ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से 73 सीटों पर मतदान का आगाज होना है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 29 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इसमें रायबरेली से 5 बार विधायक रहे अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह, पिंडारा सीट से अजय राय, रुद्रपुर से अखिलेश प्रताप सिंह समेत कई जाने माने नाम शामिल हैं। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक 99 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है। और अब बात मणिपुर की। कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह को थौबल निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले साल अप्रैल में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए बीरेन्द्र सिंह को लमलाई, टी मंगा वाईफे को हेगलेप और डी कोरुंगथंग को तेनौपल से उनकी मौजूदा सीटों पर ही उतारा गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री गईखंगम नुंगमा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने नाम जारी किए। मणिपुर में 2 चरणों में 4 और 8 मार्च को मतदान होना है, जबकि मतगणना बाकी राज्यों के साथ 11 मार्च को ही होगी। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पलायन का सिलसिला जारी है। कई जिलों में हालात इतने भयावह हैं कि यहां की आबादी तक कम हो गई है। हर राजनीतिक पार्टी पर्वतीय इलाकों के विकास का वादा करती है, लेकिन पहाड़ के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते घर छोड़ने और पलायन करने को मजबूर हैं। द्वारहाट से करीब 15 किलोमीटर दूर यह है तिकुल्टी गांव। दस साल पहले इस गांव में करीब 250 परिवार रहते थे, लेकिन इन दिनों महज 110 परिवार ही गांव में रुके हैं। न पढ़ने लिखने की व्यवस्था है और न ही बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं। हालत यह है कि लोग रोजी रोटी के चक्कर में दूर निकल गए। ऐसे परिवार हैं कि जिसमें केवल लगभग मेरे वहाँ गांव की ऐसी कंडीशन है कि 20 परिवार ऐसे हैं कि यदि एक बुढ़ा और एक बुढ़िया रहते हैं, यदि बुढ़ा मरा तो बुढ़िया अपने लड़कों के साथ गई और बुढ़िया मरी तो बुढ़ा अपने लड़कों के साथ गया। तो ये हाल है यहाँ पर पलायन का। इंदर राम की यही कहानी है। 2 बेटे हैं और दोनों बाहर। तिकुल्टी में ऐसे दर्जनों परिवार हैं जहां सिर्फ बुजुर्ग घर में बचे रह गए। असल में समूचे पहाड़ में पलायन का ये दर्द बिखरा मिल जाएगा। कोई रोजगार के साधन नहीं है, सब नवयुवक बाहर जाते हैं, न यहाँ कोई रोजगार नहीं है और यहाँ जमीन से भी कोई खास पैदावार नहीं हो रही है। रोजगार के साधन है नहीं जो यहाँ रोजगार करें, बाहर ही जाते हैं रोजगार के लिए। जैसे दिल्ली चले गए या दिल्ली बॉम्बे वगैरह, या फिर यहाँ आपके रुद्रपुर वगैरह। 30-40% जितने जो लोग हैं वो रोजगार के लिए बाहर ही होंगे। 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, लेकिन पहाड़ी इलाकों में पलायन का सिलसिला इसके बाद और तेज हो गया। जनगणना के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो प्रदेश के 2 शिक्षित जिले अल्मोड़ा और पौरी में आबादी घट गई। 2001 से 2011 के दरमियान दोनों जिलों में 10,000 तक लोग कम हो गए। जानकार मानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में रोजगार पलायन का सबसे बड़ा कारण है। जब आप शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे, सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे, संचार की अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे और चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे अंतर्वर्ती इलाकों में, और कोई वैकल्पिक आर्थिक हाथ में उसको हुनर नहीं देंगे या जॉब नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड गांव है और वो गांव भी जो है बाहर है। मुझे लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कई ऐसे गांव हैं जहां स्कूल नहीं है या फिर स्कूल है तो 6-7 किलोमीटर दूर चल के जाता है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हर बार पहाड़ के विकास का वादा किया जाता है। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी छोटी पार्टियां ये दावा करती हैं कि अगर सरकार बनी तो पलायन पर लगाम कस जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी का दावा है कि उसके पास पलायन रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन सिर्फ ब्लूप्रिंट से लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, अल्मोड़ा। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हमारे संवाददाता दिलीप खान के साथ। यूकेटी के अध्यक्ष पुष्पेश पंत
पुष्पेश त्रिपाठी की, माफ कीजिएगा, खास बातचीत। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष पुष्पेश त्रिपाठी। पुष्पेश जी, 2003 में जब पहला चुनाव हुआ था यहाँ पे, उसमें आपकी पार्टी ने 4 सीट जीती, फिर 3, फिर 1। इस बार हम क्या माने? ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य बनाने का मकसद क्या था और किन उद्देश्यों को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में इस राज्य की लड़ाई को लड़ा गया था। इन 16 वर्षों में आज भी जितनी भी सरकारें उत्तराखंड में रही, उन्होंने यहाँ की नीतियों के हिसाब से, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कोई काम नहीं किया है। एक सवाल महत्वपूर्ण यह है कि उत्तराखंड में जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सरकार बनाने के लिए किसी विधायक की जरूरत पड़ी, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने दोनों के साथ मिलकर सरकार बनाई। उत्तराखंड क्रांति दल का राजनीतिक स्टैंड हमेशा साफ और स्पष्ट रहा है। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन दिया तो उसमें 9 बिंदु मुख्य थे, जिसमें उत्तराखंड की राजधानी घोषित करना, दूसरा जो मैंने विकास खंडों की बात की, परिसीमन को खत्म करना। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जो छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे संगठन थे, वो आज के साथ आपके साथ एकजुट नहीं है, वो आपके साथ एक डिफरेंसेस के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे कांग्रेस और बीजेपी के साथ। उत्तराखंड में केवल सामाजिक संगठन उस दौर में हुआ करते थे और उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में उन सारे लोगों ने राज्य आंदोलन की लड़ाई को लड़ा। वर्तमान में राज्य बनने के बाद ये चूंकि जैसा हमारा लोकतंत्र है, उसमें जहां पर भी जिसके विचार नहीं मिलते हैं, बहुत सारे नए संगठन आए हैं, नए संगठनों का गठन हुआ है। क्या इस बार अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जिसको भी ज्यादा सीटें मिलती है और विधायक की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तो क्या यूकेडी इस बार भी सरकार बनाने में हिस्सेदारी लेगी? उत्तराखंड क्रांति दल ने यह फैसला लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किसी भी कीमत पर अपना समर्थन नहीं देंगे। उत्तराखंड के हित के लिए जिसको बात करनी होगी, हम उत्तराखंड क्रांति दल से करेगा। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, द्वाराहाट।